नमस्कार, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 9th का ज्योग्राफी। ठीक है, 9th का भूगोल। 9th के भूगोल में हम लोग को पढ़ना है भारत का भूगोल। ठीक, उसमें पहले चैप्टर का नाम है इस भारत स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, कि भारत स्थिति एवं विस्तार इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इसको हम शब्द के तौर पे समझेंगे कि भारत स्थिति का मतलब क्या है और विस्तार का मतलब क्या है। अब इसको दो शब्द हैं, स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले मैं आशा करता हूं आप सबको कि आप अक्षांश, देशांतर, थोड़ी बहुत कर्क रेखा, मकर रेखा जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगा किसी दिन। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, सब 6th क्लास में पढ़नी होती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा बहुत जहां जरूरत आएगी उसकी मैं चर्चा कर लूंगा। तो सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार। अगर पूरा ग्लोब देखा जाए तो भारत की पूरे विश्व में स्थिति कहाँ है। स्थिति का मतलब क्या है कि वेयर इज सिचुएटेड इंडिया इन द वर्ल्ड। वेयर इज सिचुएटेड इंडिया इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है। और विस्तार का मतलब क्या है कि इसका भारत विश्व में या ग्लोब पर कितना, कहां से कहां तक विस्तार है। मतलब ये कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से ये भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, कितने दूरी तक, और देशांतरीय दृष्टिकोण से कितना कहां तक फैला हुआ है। तो भारत की स्थिति और विस्तार का मतलब आपने समझा कि स्थिति का मतलब कि मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ है विश्व में। ग्लोब तो शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन आप चिंता न करें। थोड़ा सा आप एटलस अगर लेके बैठे हों या भारत की स्थिति को आप थोड़ा बहुत दिमाग में भी कभी आपने देखा हुआ है एटलस, तो थोड़ा बहुत भी ध्यान में होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्लोब हो गया। सबसे पहले ये हमारा हो गया ग्लोब। मैं जो समझा रहा हूं वो थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब वैसा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा ही कैसा ही हमारा ये हुआ ग्लोब। ग्लोब क्या है, सबसे पहले ग्लोब क्या है। तो ग्लोब हमारा जो है, ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक नमूना है। नमूना मतलब कॉपी, कि हमारी पृथ्वी जो है उसका हूबहू हम लोगों ने अपने हिसाब से एक कॉपी बनाया है, जिसको प्रतिलिपि भी हम लोग बोल सकते हैं, एक नमूना के तौर पे। वो है हमारे पास ग्लोब, क्योंकि बहुत बड़ी पृथ्वी है। अब इसमें बात आती है कि अक्षांश रेखा क्या है। तो ग्लोब पर जितनी सारी रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे खींची गई। ग्लोब पर ऊपर वाली दिशा हमेशा उत्तर होती है, नीचे वाली दिशा दक्षिण, इधर वाली दिशा पूरब और इधर वाली दिशा पश्चिम। ठीक, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जितनी सारी रेखाएं ऐसी पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं वो सभी क्या हैं, अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ऐसे बहुत सारी रेखाएं जो हैं खींच दी गई हैं। इसको थोड़ा समय ऐसे खींचता तो बेहतर होता। अब आपको ये लग रहा है, अब इसमें थोड़ा सा आप देखिए कि इसमें कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसमें जो ये वाली रेखा आप कहेंगे कि यहां से अगर देखा जाए तो इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। तो वैज्ञानिकों ने इसको 0 डिग्री कहा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर ग्लोब पे खींची गई हैं। इसमें से 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम नाम देते हैं विषुवत रेखा। इसका क्या नाम है, विषुवत रेखा। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा इसमें। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को, ठीक, विषुवत रेखा के ऊपर वाला ये जो भाग हमारा बचा, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये, अब देखिए कैसे, क्यों गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, गोला है, स्फीयर है। तो गोला है, अगर मान लीजिए कैसे एक गोला है, इसको मैंने बीच से ऐसे काट दिया, तो काटने के बाद ये हमारा कैसे डिजाइन बनेगा, कहीं ना कहीं ऐसे आएगा। तो ये ऐसा हमारा शेप थोड़ा बहुत बन सकता है। तो नीचे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा आप भी रफ वर्क चाहे तो कर सकते हैं। उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध
ठीक। और ये हुआ हमारा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा एटलस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा आप यहां पे देखिए कि ये हमारा विश्व है, ठीक। विश्व में ये हमारा भारत है। अब ये हमारा 0 डिग्री है, ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया है ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। इसी को बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा, ये वाली जो रेखा है। अब इसके ऊपर ये सारे जितने सारे देश हैं, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं आपसे कहूं जैसे देखिए चाइना यहाँ पे है, दिख रहा है चाइना, तो चाइना यहाँ पे है, तो चाइना किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो है हमारा किस गोलार्ध में है? तो इसके ऊपर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में, इसके नीचे होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे भारत देखिए, भारत किस गोलार्ध में है? यहाँ पे हमारा भारत है। पूरे विश्व में वही बता रहा है कि स्थिति कहाँ है इसकी, तो पूरे विश्व में हमारे भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध में है। तो मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो ऐसे ही ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार हम विश्व के अन्य देशों को भी देखेंगे, लेकिन हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल भारत को। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी अक्षांश होता है 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है। इसके नीचे भी 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है। अब इसमें मान लीजिए कि ये भी 0 डिग्री, इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री तक खींचा जाए। नीचे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री तक खींचा जाए। तो उसमें अब कंफ्यूजन बन सकता है कि इसको हम क्या कहें, इसको हम क्या कहें। तो इसीलिए इसके ऊपर वाले अक्षांश को उत्तर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको लिखना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री उत्तर लिख देंगे, नॉर्थ, तो समझ में आएगा अच्छा 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में बात हो रहा है। अच्छा, अगर यहीं से हम लिख दें कि 45 डिग्री दक्षिण, ठीक, तो 45 डिग्री दक्षिण का मतलब क्या है कि हाँ ये नीचे विषुवत रेखा के नीचे है। ये 45 डिग्री जो अक्षांश रेखा वो विषुवत रेखा के नीचे की बात हो रही है। तो इसी प्रकार जो यहां पे रेखाएं हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, तो यहां पे जो सब रेखाएं हैं वो हम लोगों ने कल्पना किया है ग्लोब पे, पृथ्वी पे वास्तव में नहीं खींचा गया है, कल्पना किया गया है। इसीलिए जो इसको बोलते हैं कि अक्षांश रेखा कि पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। उसमें से 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। उसमें से 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के आसपास टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। जहां भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ, जहां भी वर्षा ज्यादा हुई, वहां पे घने वन होंगे, बहुत सारे उसकी फीचर्स है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, जब उसकी बात होगी तो उसकी बात होगी। तो इसी प्रकार इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, चूंकि विषुवत रेखा के ऊपर है तो उत्तर लिखेंगे, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को हम बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। तो हमने कहा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है? तो हमने कहा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने नाम दिया विषुवत रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा। तो ऐसे ही आप बांट सकते हैं। 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, ठीक है। ये क्यों बांटा गया है मैं इस पे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। उसके बाद आर्कटिक रेखा हो गया। ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को यहां पे दक्षिण लिख देंगे तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। किसी में वृत्त भी लिखा होगा तो उससे मतलब नहीं है, अगर एक ग्लोब है तो चारों तरफ खींचा जाएगा तो एक वृत्त ही बनेगा,
तो कहीं रेखा या वृत्त दिया हो तो उसे आप निराश मत होइएगा। विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा। ये मुख्य रूप से हमारा अक्षांशीय रेखा हो गया। अब इसमें अगर भारत देखा जाए तो मैं इसको मिटा रहा हूं, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। भारत की जो स्थिति है, भारत को अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत किस गोलार्ध में आता है कि कहां स्थित है विश्व में, तो हमने क्या बताया कि भारत में कहां है, वहां पे मैप पे हमने दिखाया। थोड़ा बहुत अगर इसमें भी अगर हम मैप भारत का थोड़ा बहुत टेढ़ा ही बना पाए तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा इसको और नीचे। मैं थोड़ा बहुत टेढ़ा ही सही बना पाया हूं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि भारत का जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो सबसे पहले आप भारत की स्थिति और विस्तार देकर के पहला सेंटेंस आप लिखें, भारत स्थिति और विस्तार हेडिंग बना दिया आपने। उसके बाद लिखिए भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय लिखिए, भारत एक सामान्य परिचय। उसके बाद नीचे से लिखिए भारत विश्व में किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। पहले इतना लिखिए, मैं समझा रहा हूं। भारत विश्व में उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। मैं उसको भी बता रहा हूं कैसे पूर्वी गोलार्ध में है। पहले इतना लिखिए, भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी तो समझ में आएगा कि विषुवत रेखा से ऊपर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। पूर्वी गोलार्ध कैसे? अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, थोड़ा सा गुजरात से होकर गुजरती है। थोड़ा सा मैं आप समझ सकते हैं कि मैप थोड़ा सा टेढ़ा है या बोर्ड पे उतना फ्रेश नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मैप में, जब आप देखेंगे ये है हमारा भारत, ये हमारा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर ये क्या बोलते हैं, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां से तो देख रहे हैं भारत ये बीचों बीच से यहाँ पे गुजर रहा है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है। मैं थोड़ा बहुत इसको मिटा रहा। अब मैं थोड़ा इसको अलग चर्चा करता हूं, थोड़ा सा इसको भी मिटाना पड़ेगा, आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखिए, अब फिर विश्व को ग्लोब को थोड़ा सा अगर यूं हम समझें कि यूं हमारा ग्लोब, तो हमने कहा कि ऐसे अगर रेखाएं खींचेंगे तो पूरब से पश्चिम तो कहेगी, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की जितनी सारी रेखाएं खींची गई उन सबको अक्षांश रेखा बोलते हैं, लैटिट्यूड अक्षांश, लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, लेकिन यही अगर ऐसे हम रेखा खींच दें सीधा खड़ा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाएंगी इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। इन सभी रेखाओं को देशांतर रेखा बोलते हैं। इसमें से ये जो बीच वाली आपको रेखा दिख रही है इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री। इसमें माना गया है कि किसको 0 डिग्री माना जाए, तो जो रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से वो गुजर रही थी उसको हम लोग मान लिया 0 डिग्री। इसका भी कहानी है कैसे क्यों माना जाएगा, इसी को क्यों माना जाएगा, उस पर कभी विस्तार से चर्चा होगा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या मानते हैं, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या मानते हैं, ये सारी की सारी रेखाएं देशांतर है, लेकिन इसमें से 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने नाम दिया है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है। पहले क्या बोलते हैं देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा क्या है, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जितनी सारी रेखाएं खींची गई हैं उन सभी को देशांतर रेखा कहते हैं। जो देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसको उसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। दोनों परिभाषाएं सही हैं। तो आप अब हमने देखा, अब इसके बाद देखिए ये सभी देशांतर रेखाएं हो गई, उसमें से 0 डिग्री जो है प्रधान मध्याह्न हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूं इन सभी रेखाओं को। अब जैसे यहां पे आपने देखा कि
यहाँ पे विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, तो इधर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, इधर वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो रेखा है प्रधान मध्याह्न रेखा, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। बाकी सभी बांटती हैं लेकिन इसको माना गया है, ठीक है। तो इधर वाले भाग को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध क्यों? क्योंकि फिर इसको बांटेंगे तो गोला का आधा हो जाएगा ना, तो गोला का आधा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में रखते हैं। इधर ऐसे अगर करेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अब भारत की स्थिति देखिए, अगर हम ऐसे काट दें इसको, ये हुआ अक्षांश रेखा और ये हुआ देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये दोनों होने के कारण अब यहाँ पे देखें अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी भाग में है, देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी भाग में, चूंकि यहाँ पे इधर है, इधर होता तो हम पश्चिम में कहते हैं। तो भारत जो है, भारत की स्थिति पूरे विश्व में अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में है। इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मिटाऊं, तो हमने क्या लिखा कि सबसे पहले कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति पूरे विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। समझ में आ गया, भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ऐसे ही अगर आप देखें यहाँ पे कि अमेरिका कहाँ है, तो इसके भी उत्तर में है और यहाँ पे इधर 0 डिग्री यहाँ पे है, तो 0 डिग्री के इधर होगा तो पश्चिम में होगा, तो उत्तर पश्चिम में है। ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो यहाँ पे दक्षिण हो गया, यहाँ पे दक्षिण और इधर पूरब, दक्षिण पूरब में है, यहां से पूरब में और इधर से दक्षिण में, तो दक्षिण पूरब में है। आशा करता हूं कि आप सब समझ पा रहे होंगे। इसको मैं अब मिटा रहा हूं, ठीक, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना पड़ेगा। अब हमारे पास प्रश्न आता है परिचय में कि भारत में, तो हमने विश्व में देख लिया कि भारत विश्व में कहां है, ठीक है, भारत विश्व में कहां है। अब आता है उसकी बात कि भारत का जो परिचय है वो हम कैसे दें। भारत क्या है, कितना सुंदर हमारा देश। आप देखिए, अगर भारत को देखिए तो भारत में सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार की लगभग विश्व की विविध जातियां, सभी प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, हम मतलब हमारे यहाँ हमारे जैसी विविधता कैसे मतलब किस देश में हो सकती है। एक ऐसा हम लोग बाग हैं, हमारा देश एक ऐसा बाग है जिसमें हर एक किस्म का फूल है। यहाँ पे कितना अच्छा है कि यहाँ पे अगर एक बाग है उसमें केवल एक ही फूल रहे, खराब लगेगा। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है देश में, बहुत सारे लोग इसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं एक देश के तौर पे। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी मिल के रह रहे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही हमारी सबसे बड़ी मजबूती भी है, क्योंकि अगर धर्म के नाम पे हम लड़ेंगे तो हमारी कमजोरी हुई, और हमारी सबसे बड़ी मजबूती कि हमारे यहाँ सबसे इतनी विविधताओं, इतने नस्लों को समेटते हुए हम एक देश के तौर पे आज भी जिंदा है। ये सबसे गर्व की बात है हमारे लिए। तो भारत का परिचय आता, तो भारत मतलब है क्या, सबसे बड़ी समस्या चीज ये प्रश्न खड़ा होता है कि भारत क्या है। भारत को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग चलेंगे आज से। इसमें भारत के आप समझ रहे होंगे कि आपने नाम सुना होगा, 4 नाम हैं, ठीक। पहला भारत, दूसरा आर्यावर्त, तीसरा भारत आर्यावर्त, तीसरा हो गया हमारा हिंदुस्तान, और चौथा हो गया इंडिया। आपने भारत के 4 नाम सुन रखे होंगे। देखिए हमारी भारत की विविधता और हमारी भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उसका परिचय। भारत को भारत क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि आखिर भारत को भारत कहा जाता है, हम लोग कैसे इस भारत को बनाए हैं। सबसे पहले आप देखें कि भारत क्या है, तो भारत का सबसे पहले कहानी आता है हमारे देश में। आर्य सबसे पहले जब आए तो उन्होंने पंजाब वाला हरियाणा वाले क्षेत्र में सिंधु
घाटी के क्षेत्र में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। आर्य जाति के सबसे जो उस समय के सबसे बलशाली, जो सबसे शक्तिशाली राजा थे, दुष्यंत थे। दुष्यंत एक बार जंगल में ऐसे ही शिकार खेलते हुए पहुंचे और उनको एक स्त्री से प्रेम हुआ जंगल में ही, जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला और दुष्यंत के विवाह से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था भरत। शकुंतला और दुष्यंत जो राजा थे और शकुंतला, इन दोनों के विवाह से एक बच्चा हुआ भरत। ये प्रभु श्री राम की भाई भरत नहीं है, ये वो भरत अलग है। ये हम शकुंतला और दुष्यंत की के पुत्र की बात कर रहे हैं, भरत। तो यहां पे आपने देखा कि अब जब एक बार ऐसे ही दुष्यंत चले गए थे अपने राज्य में, कुछ समय के बाद लौट के आए, तब तक भरत बच्चा जो बहुत बड़ा हो चुका था, 5-6 वर्षों का हो चुका था। एक दिन ऐसे ही जब वो फिर आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा शेर के मुंह में उंगली डालकर उसका दांत गिन रहा है। उसके बाद उन्होंने इस बात को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए और उस बच्चे को ले गए कि तुम्हारा मकान कहाँ है, तुम्हारा परिचय क्या है। तो वो ले जा करके माँ शकुंतला के पास कह देता, मतलब बता देता कि मैं यहीं पे रहता हूँ। जब ये देखते हैं तो माँ शकुंतला बताती हैं कि ये आपका ही पुत्र है भरत। और बाद में दुष्यंत और शकुंतला इस सब को लेकर के, भरत को लेकर के अपने राज्य जाते हैं और बाद में इनके मरने के बाद भरत जो है इस देश के राजा हुए और इन्हीं भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। देखिए हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन काल से हम लोग चले आ रहे हैं। तो इनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, इन्हीं के कुल में। शायद आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा आप लोग मतलब इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल्स हैं। भारत के ही आगे कुल में 2 व्यक्ति हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। पांडु के 5 पुत्र, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र माने जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा दुर्योधन, उन्हीं के युद्ध को हम लोग महाभारत का युद्ध कहते हैं। अब इस बात की जानकारी सबसे पहले हम लोग महाकवि कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो महाकवि कालिदास ये घटना की सबसे पहली कि प्रेम, शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का एक जो सबसे पहला चित्रण करते हैं वो अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की एक रचना है जिसमें इन्होंने शाकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का वर्णन किया है। ये सारी घटनाओं का वर्णन उन्होंने उसमें किया है। बहुत ही अच्छा कृति है, संस्कृत में है। कालिदास को आप जानते हैं, कालिदास को भारत में बहुत ही श्रेष्ठ पद प्राप्त है कवियों में। संस्कृत में कवियेषु कहा जाता है, कवियों में श्रेष्ठ हैं ये। इनकी ही रचना मेघदूत है, मेघदूत भी कभी उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत जो नाम है, क्यों है भारत? क्योंकि भरत जो है आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे भरत थे, इन्हीं के नाम पे भारत हमारा पड़ा हुआ है। आर्यावर्त क्यों कहते हैं? चूंकि हमारा देश जो है, जब आर्य पहली बार भारत में आए तो उनको ये देश बहुत प्यारा लगा। तो आर्य जहां पे रहते थे वो अपने क्षेत्र को आर्यावर्त कहते थे। तो आर्यावर्त ठीक है। तो आर्यावर्त ये हमारा नाम पड़ा, भारत हमारा नाम पड़ा, अब आते हैं हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान आखिर क्यों पड़ा? हिंदुस्तान के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। इन दोनों नामों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब बचा है हिंदुस्तान और इंडिया। यहां पे अगर भारत, थोड़ा सा मैं इसको भी मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पे भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। आप 2 नाम याद रखें, हिंदुस्तान और ठीक है।
थोड़ा सा इसको से। भारत को अगर देखा जाए आज की स्थिति तो भारत लगभग, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया हूं लेकिन ठीक ठाक है। तो यहां से एक नदी निकलती है। आज ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक अपना छोटा सा प्यारा सा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नाम पे बहुत लोग ऐसी हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक देश है, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे की संप्रभुता को सम्मान करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। तो यहां से एक छोटी सी नदी निकलती है, छोटी सी नहीं सबसे लंबी नदी है। यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी। आपने शायद सुना होगा सिंधु। वेदों में हमारे मंत्रों में कहा गया है कि ओम गंगे च जमुने चैव नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्धिं कुरु। तो गंगे च जमुने चैव नर्मदे सिंधु कावेरी। अब देखिए गंगा जमुना सिंधु कावेरी कहां तक इंडियंस, जो अंग्रेज हम पे ये लांछन लगाते हैं कि हमको भारत का पहचान ही नहीं था, वो कम से कम इस श्लोक को जान ले कि ओम गंगे च जमुने चैव नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब बताइए कि कहाँ गंगा जमुना सिंधु गोदावरी कृष्णा कावेरी सभी नदियों का हमारे यहाँ वर्णन किया गया। तो अगर हम राष्ट्र नहीं थे तो हमको कहा क्यों गया? हम लोग बहुत पहले से ही राष्ट्र थे, लेकिन हाँ ये आधुनिक तौर पे हम लोग राष्ट्र बने हैं ये आधुनिक समय में। वो उसकी भी चर्चा हम लोग कभी करेंगे, 10th में पढ़ना ही है। तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी के स को अरब वाले ह उच्चारित करते थे। ह, सिंधु नदी के स को अरब वाले ह उच्चारित करते थे, जिससे इसका नाम पड़ गया हिंदू। वो सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू नदी। अब ये तो हमारी नदी हुई सिंधु। अब इधर के सभी नागरिकों को हिंदू कहा गया। उसमें आज के मुस्लिम भी हैं जो उस समय उनको हिंदू कहा जाता था। हिंदू का मतलब कोई धर्म कोई जाति नहीं है। हिंदू का मतलब उस समय ये माना जाता था कि जो भी सिंधु के इधर है वो सारे के सारे हिंदू हैं। ये बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो सिंधु के स को वो हिंदू उच्चारित करते थे, इसलिए इसको पड़ गया हिंदू। और हिंदू जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। हिंदू जिस क्षेत्र में रह रहे थे उसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। तो हम लोगों ने 4 नामों में से सबसे पहले भारत के नाम पे भारत पड़ा। आर्य इस देश में रहते थे इसलिए इसको आर्यावर्त कहा गया। अरब वासियों ने इसको हिंदुस्तान कहा। और इसी सिंधु नदी का जो यूनानी लोगों ने नाम दिया है वो है इंडस। ठीक, इंडस INDUS। तो इंडस जो नाम दिया यूनानी लोगों ने दिया, और यूनानी लोगों के देने के कारण अब इसीलिए इंडस, ये जो सिंधु नदी है इंडस पड़ा। इंडस से पड़ा इंडियन, जहां पे ये लोग रहते हैं इंडस के इधर वो सारे के सारे इंडियंस हैं। और इंडियंस जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका नाम पड़ा इंडिया। इंडस से शब्द बना है इंडिया। तो इंडिया जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक, यूनानी भाषा का शब्द है जिससे ये हमारा भारत इंडिया बना हुआ। तो 4 नाम हम लोगों ने चर्चा किया, भारत, उसके बाद आर्यावर्त, उसके बाद हिंदुस्तान और इंडिया। ये 4 नाम हम लोगों ने चर्चा किया। भारत का थोड़ा बहुत परिचय लिया। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं जहां तक एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, यहां से चर्चा आगे जारी रहेगी। आशा करता हूं कि आप सबको क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू।